जहाँ तक अलंकार अग्निहोत्री का प्रश्न है, उनके भी एक्ट में आप देखिए, नेतागिरी के जो कीटाणु होते हैं अगर आपके भीतर हैं तो आपका एक्ट वैसा ही होगा। आप कोई बहाना ढूंढ रहे थे, कोई ऐसा बहाना मिले, ये करेक्टर थोड़ा ही है ऑफिसर्स का। न तो मैं अग्निहोत्री के करेक्टर को उचित मानता हूँ। जो जीएसटी में डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने तो उंगली कटा के नौकरी पाली, नाखून कटा के शहादत दे रहे हैं। ये जो पंडित जी ठाकुर साहब जो इस वक्त बरसों से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पे टॉप पर हैं, ये हाशिए पे जाएंगे। उस कन्फ्यूजन की शक्ल करीब करीब उसी तरीके से होगी जो शक्ल हमने 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पहले और पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान देखी। योगी को घर बैठाने के लिए जहमत कौन उठाएगा, उसको गंवाने की बल्कि साजिश कौन रचेगा योगी के नाते। आज होनोलुलु से लेकर के और अमेरिका और लंदन से लेकर के लालगंज तक आप जहाँ देखिए, यूट्यूब खोलिए, वहाँ अभिमुक्तेश्वरानंद ही बोल रहे हैं। और ये जो शंकराचार्य बाबा हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, कहें जब तेरी ज़बान भी थक जाएगी बोलते बोलते, तुम्हें इतना मौका मिलेगा, तुम इतने चैनल्स पे आओगे, इतना मीडिया में आओगे, तुम्हारा गला बैठ जाएगा बोलते बोलते और तुम थक जाओगे धरना देते देते। नमस्कार साथियों, कंटाप न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। उत्तर प्रदेश में इन दिनों अधिकारियों का गजब का जज्बा छाया हुआ है शहादत देने का। वो नौकरी से रिजाइन कर रहे हैं। कोई कहता है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद योगी के खिलाफ बोल रहे हैं इसलिए रिजाइन कर रहे हैं, और कोई कहता है कि अविमुक्तेश्वरानंद का अपमान हो रहा है इसलिए वो रिजाइन कर रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से समझने वाले उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी सर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो ये जो नाखून कटाकर शहादत देने वाला सिलसिला शुरू हुआ है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये ड्रामा है, ड्रामेबाजी है, खुलेआम ड्रामेबाजी है। जिंदगी भर करेंगे जालसाजी और मौका परस्ती में फिर करेंगे ड्रामेबाजी। ये करेक्टर थोड़ा ही है ऑफिसर्स का। न तो मैं अग्निहोत्री के करेक्टर को उचित मानता हूँ, और ये प्रशांत कुमार सिंह जो डिप्टी कमिश्नर जीएसटी हैं, ये तो बहुत बड़े फ्रॉड निकले। इनके घर वालों ने ही प्रूव कर दिया कि बहुत बड़े फ्रॉड हैं। इनकी चुनाव लड़ने की एम्बिशंस रही हैं और इनके चुनावी पोस्टर भी 2022 के असेंबली इलेक्शन के पहले चस्पा हुए इनके इलाके में। तो ये तो मौका ढूंढ रहे थे कि योगी महाराज के लिए रो दूं और कुछ कह दूं, वो खुश हो जाएं। तो ये सब जालसाजी है और ये सब जालसाज हैं। बल्कि जीएसटी वाले अफसर के बारे में तो ये कहा जा रहा है उनके सगे बड़े भाई ने लिखित शिकायत की है और उस पर जांच चल रही है कि इन्होंने फर्जी विकलांग दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवा करके नौकरी ली है। तो जालसाजों की महिमा है। इसको मैं कोई बहुत नियोजित तरीके से या अधिकारियों के बीच में कोई ज़्यादा नाराज़गी की दृष्टि से नहीं देखता हूँ। अलंकार अग्निहोत्री बहुत चर्चा में आए। आपने देखा है वो धरना प्रदर्शन करते हैं बिल्कुल उस स्टाइल में जैसे एक नेता प्रदर्शन करता है। वो डीएम ऑफिस का घेराव करने निकल जाते हैं। उनको जब नज़रबंद किया जाता है तो नज़रबंद करने के दौरान वो फ़ोन चलाते हैं, बता देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। अलंकार अग्निहोत्री को लेकर एक सेंटिमेंट दिखाने की कोशिश हो रही है, तो क्या ये सेंटिमेंट रियल है या मैन्युफैक्चर्ड है? देखिए, अलंकार अग्निहोत्री को लेकर के सेंटिमेंट दिखाने की कोशिश नहीं हो रही। वो सेंटिमेंट जो है वो अपनी जगह अलग है, और वो है वो यूजीसी के जो नए कानून हैं जिसका सहारा लिया है, जिसको आधार बनाने का प्रयास अलंकार अग्निहोत्री ने किया है, ये उससे उपजा आक्रोश या उससे उपजी भावना है। यह उनके प्रति कोई सद्भाव में ये बात नहीं लोगों के बीच में उभर रही है। जहाँ तक अलंकार अग्निहोत्री का प्रश्न है, उनके भी एक्ट में आप देखिए, नेतागिरी के जो कीटाणु होते हैं अगर आपके भीतर हैं तो आपका एक्ट वैसा ही होगा। आप कोई बहाना ढूंढ रहे थे, कोई ऐसा बहाना मिले जिसमें हम भी नाखून कटा करके, सही शब्द आपने इस्तेमाल किया कि नाखून कटा करके हम शहीद हो जाएं। यहाँ तो उल्टी चीज़ है। यहाँ जो दूसरे अफसर जो प्रशांत कुमार सिंह हैं, जो जीएसटी में डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने तो उंगली कटा के नौकरी पाली, नाखून कटा के शहादत दे रहे हैं। तो साहब, इस तरह की परंपरा, इस तरह की रवायत, इस तरह के उदाहरण मुझे लगता है कि बहुत घृणित हैं
इनसे बचना चाहिए और ऐसे लोग, इस कैरेक्टर के लोग, उनसे बड़ा सावधान रहना चाहिए। हाँ, अलंकार अग्निहोत्री का विषय थोड़ा अलग हो सकता है, उनको भी नौकरी लगता नहीं है कि करनी रही होगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को लेकर एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया। ये जो दो घटनाएं हुई हैं कि ब्यूरोक्रेसी में राजनीतिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब या तो कोई समाजवादी पार्टी से इन्फ्लुएंस है या तो कोई योगी आदित्यनाथ जी से इन्फ्लुएंस है। इसे आप कितना खतरनाक मानते हैं? देखिए, एक बात पहले जानिएगा, ब्यूरोक्रेसी और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के बारे में एक ज़माने में कहा जाता था, और ख़ुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे जब उनका पहला टर्म था कल्याण सिंह, तो स्वयं कहते थे कि ये नौकरशाही एक ऐसा घोड़ा है जो घुड़सवार के इशारे समझता है, कि राजनीति चलाने वाले, जो सत्ता शासन चलाने वाले हैं, वो जिस तरह के इशारे करेंगे, ये ब्यूरोक्रेसी का घोड़ा वैसे ही नाचेगा, वैसे ही मूव करेगा, वैसे ही दौड़ेगा, वैसे ही भागेगा। लेकिन यह भी सच है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी और राजनीति का यानी सत्ता संचालन करने वाले बड़े नेताओं या नेता या मुख्यमंत्री या सत्तारूढ़ दल का चोली दामन का ऐसा रिश्ता हो गया है कि दोनों मिल करके गलत करते हैं। अच्छा, एक अलंकार अग्निहोत्री ने बहुत गंभीर आरोप लगाया कि उन्होंने फ़ोन कॉल सुना डीएम का, जिसमें कोई लखनऊ से फ़ोन करने वाला तथाकथित व्यक्ति था जो ये कह रहा था कि पंडित पगला गया है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्या आप सही मानते हैं किसी अधिकारी के लिए, और क्या आपको लगता है कि ऐसा सचमुच कहा गया होगा? अब किसने कहा पंडित पगला गया है और किसने कहा ठाकुर पगला गया है, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण तो है नहीं, इसलिए इस पर स्पष्ट टिप्पणी करने से बचना चाहिए। वैसे भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, और ख़ास तौर से पिछले 9 साल का जो कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उस कार्यकाल में बाभन ठाकुर की बात तो बहुत हुई है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस तरह की बात करने से परहेज करना चाहिए। थोड़ा सा बहुत ही संवेदनशील विषय है, भावनाओं से जुड़ा विषय है, और ये भूलना नहीं चाहिए कि एक दौर था जब उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, ख़ास तौर से पूर्वांचल में, इन दोनों जातियों के बीच में काफ़ी टकराव या प्रतिस्पर्धा देखी जाती थी। आज भी बहुत जगहों पर देखी जाती है। तो ऐसी सूरत में किसी को भी इस तरह के विषय से बचना चाहिए। और अगर अलंकार अग्निहोत्री ने ये बात कही है, किसका फ़ोन उन्होंने सुन लिया, वैसे तो चोरी छुपे बहुत सारे लोग, 90% लोग इस तरह की बात करते हैं कि ये ठाकुर जात के हैं इसलिए इनको अच्छी पोस्टिंग मिल गई, ये पंडित जात के हैं तो इनको इसलिए पोस्टिंग मिल गई क्योंकि ठाकुर का एडजस्ट किया था, तो पैरेलल पंडित को एडजस्ट करना होगा। ये बात आज से नहीं, वर्षों से उत्तर प्रदेश में सुनाई पड़ रही है। ऐसा होता है उत्तर प्रदेश में? ये देखा तो ऐसे ही गया है, देखा तो ऐसे गया है। पिछले 5 सालों में देखा है आपने? ये मैं किसी सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर सरकार अखिलेश यादव की होगी, यानी रही 12 से 17 तक, तो आप मुझे बताइए कौन यादव अफसर था जो इम्पोर्टेंट अफसर रहा हो जिसको इम्पोर्टेंट पोस्टिंग ना मिली हो? सबको मिलती थी, खुलेआम मिलती थी। मुलायम सिंह यादव की हर मुख्यमंत्रित्व काल में मिलती थी। बहन जी यानी मायावती जी जब चीफ मिनिस्टर बनी, जितने शेड्यूल्ड कास्ट का अफसर थे उनको टॉप पोजीशन मिली, अच्छी से अच्छी जगह पर उनको तैनात किया गया। वो अफसर चाहे ब्यूरोक्रेट मतलब IAS IPS और PPS PCS हों, या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज या मेडिकल सर्विसेज को हों, टॉप पे रहे उनके सजाती अफसर। हाँ, 2007 से 12 के बाद जब सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर पूर्ण बहुमत की सरकार उनको मिली, तब उसमें थोड़ा सा फ़र्क आया। उस वक्त जो है ब्राह्मण अधिकारियों को भी तवज्जो मिली। तो ये तो लगातार देखा गया है, और उत्तर प्रदेश में रवायत रही है कि जाति आधार पर जो राजनीति है, यानी जो सत्ता संचालन करने वाला दल है, जो सरकार चलाता है, वो जाति आधार पर तो पोस्टिंग करता ही करता है। और इस सरकार में है, जहाँ तक बात है, तो इस सरकार में देखिए दो प्रमुख जातियाँ मानी जाती हैं, क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो अगर क्षत्रियों के अच्छे स्थान पर पदस्थापित किया गया, तो ब्राह्मणों को भी उनके अपेक्षाकृत खराब स्थान पर नहीं स्थापित किया गया। ये तो शुरू से ही 2017 से देखने मिल रहा है। और भी जातियों के लोगों को एडजस्ट किया गया, लेकिन ये भी सही है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, इस तरह के आरोप
लगते रहे। लेकिन अभी जो सीन बन रहा है, सिचुएशन बन रहे हैं, उसमें तो ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी पर से सरकार का कंट्रोल ख़त्म हो रहा है। अधिकारी जो बेलगाम होकर इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसा आपको लग नहीं रहा कि सरकार का कंट्रोल धीरे धीरे छूट रहा है? देखिए, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, जहाँ तक मेरी सोच है, मेरी दृष्टि है, मेरा ज्ञान है, ये दोनों केस जो इस्तीफे के हैं, इन लोगों के अपने निजी एजेंडे हैं, जिसको ज़मीन पर उतारने की राह में इनको इस तरह के कारण तात्कालिक रूप से सामने आ गए और उस पर उन्होंने उलट दी, उस पर उन्होंने नाखून कटा लिया कि साहब चल हम भी शहीद हो गए। ये चाहे अग्निहोत्री जी का मामला हो और चाहे प्रशांत कुमार सिंह वाला, वो थोड़ा सा जालसाजी फ्रॉडगिरी के दायरे में आता है। साहब तुम एक तो फर्जी नौकरी पाए हो, तुम दिव्यांग का फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके तुमने जो है दिव्यांग कोटे में ट्रेड टैक्स में नौकरी पाई, जो आज जीएसटी स्टेट जीएसटी कहा जाता है। तुम डिप्टी कमिश्नर तक के पद पर पहुँचे। तुम जानते थे आज नहीं कल तुम्हारी जांच होगी तो तुम फंसोगे, पकड़े जाओगे, तुम जेल भी जा सकते हो। इसलिए तुमने प्लान किया कि बीच में ही इस्तीफा दे करके किसी तरीके से हम बाहर आ जाएं और उसके बाद जो हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करने के लिए हम चुनाव लड़ें। इस चुनाव की दृष्टि से तुमने सही समय चुना। 2022 में तुम्हारे पोस्टर चुनाव लड़ने के क्षेत्र में प्रचार के तुम्हारे पोस्टर चस्पा हो गए थे, तुम उसी वक्त छोड़ना चाहते थे, मौका नहीं मिला, न टिकट के आसार तुम्हें नजर आए। मऊ जिले के रहने वाले हो आप। उसके बाद अब क्या हुआ कि अब 2027 का इलेक्शन सामने है तो सोचा योगी जी के नाम पर शहीद हो लें। नाखून कटवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उंगली कटवा करके तो नौकरी उनको ऑलरेडी मिली हुई है। अच्छा सर, यूजीसी की जो गाइडलाइन आई है, आपको क्या लगता है ये सवर्णों के खिलाफ मतलब खुलकर अब लिखा जाने लगा है, सरकार की तरफ से कहा जाने लगा है? ऐसे गाइडलाइन को लेकर आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि बहुत गलत फैसला है। ये ब्लंडर साबित होगा केंद्र की भाजपा सरकार के लिए। और धर्मेंद्र प्रधान जैसे बहुत योग्य व्यक्ति शिक्षा मंत्री हैं, इस देश के उच्च शिक्षा मंत्री हैं, कम से कम उनको समझना चाहिए था ये सारी चीज़ें, इसके रिपैक्शन कितने ख़राब होंगे। दरअसल ये जो हमारा परिसर का वातावरण है वो पहले से ही बहुत अच्छा नहीं है, जिसको और ज़्यादा कॉर्डियल करने की दिशा में काम किया जाना चाहिए था। ये तो उसके उल्टे उसको और ज़्यादा विषाक्त बनाने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। ये बहुत बड़ा आग लगा देगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा ये कदम। सचमुच ऐसा होगा? रामगोपाल यादव का बयान आया कि जिस दिन पिछड़े वर्ग के लोग उतर जाएं ये लोग कहीं दिखेंगे नहीं। तो साहब ये तो इसका मतलब रामगोपाल यादव की बात को ही अगर मान लिया जाए तो गृह युद्ध की तैयारी है, तो गृह युद्ध की तैयारी है। ये शुद्ध अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई कराने की एक साजिश है। हो सकता है मोदी सरकार ने इस दृष्टि से इसको न लिया हो, लेकिन ज़मीन पर यह पूरा विषय जो शक्ल ले रहा है और जिस तरीके से अपोजिशन के लोगों को तो आराम है, उनको तो जब से अखिलेश यादव हुए या रामगोपाल यादव हुए, अखिलेश यादव ने 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे अगड़ा बनाम पिछड़ा के फार्मूले पर लड़ा था। मैं लगातार एक नहीं मैं 1000 बार इस चीज़ को तमाम प्लेटफॉर्म्स पर कह चुका हूँ चुनाव के पहले से कि उनको अगड़ों का वोट नहीं चाहिए अखिलेश को। सीधी लड़ाई उन्होंने लड़ी, उस लड़ाई में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराया। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अगड़ा बनाम पिछड़ा की सीधी लड़ाई लड़ी और भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया। तो उनका तो आजमाया हुआ, उनका तो टेस्टेड एंड ट्रस्टेड फार्मूला है, वो तो उस पर जाएंगे ही जाएंगे। और ये जो वातावरण बन रहा है यूजीसी के नए नियमों से, ये सीधे सीधे नौजवानों में इस तरह का विभेद पैदा करने वाला है। तो क्या उसी टेस्टेड फार्मूले पर अब मोदी सरकार चलना चाहती है? और दूसरी इससे जुड़ा एक सवाल ये भी है कि क्यों मोदी सरकार में भी कई सवर्ण मंत्री हैं, सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 115 सवर्ण विधायक हैं, एक भी किसी को मैं विरोध करते हुए नहीं देख रहा हूँ, सड़क पर उतरते हुए नहीं देख रहा हूँ। जो उतरने वाले लोग हैं वो आम लोग हैं। देखिए ऐसा है कि जब बड़ी पार्टी होती है उसके बड़े डिसीजंस होते हैं तो उनके यहाँ अनुशासन की एक बड़ी परिधि होती है, उन सब का पालन करना पड़ता है। समझ तो सब रहे हैं कि आगे दिक्कतें हैं, लेकिन जान रहे हैं कि अगर इस पर विरोध करेंगे या सड़क पर उतरेंगे या पार्टी फोरम में ही इसको बुरा भला कहेंगे तो फिर उनके स्वयं के भविष्य पर सवाल उठ जाएगा। ये तो और मैं ये भी मानता हूँ
ऐसा नहीं हवा में लिया हुआ डिसीजन है, ऐसा नहीं एक प्रधानमंत्री वगैरह को बगैर विश्वास में लिया हुआ डिसीजन है। जहाँ तक भाजपा की बात है तो भाजपा के सर्वोच्च नेता, देश के सबसे बड़े नेता, विश्व के बड़े नेताओं में शुमार नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं और जो जाति जनगणना का सबसे बड़ा इशू उठाया था राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे राजनेताओं ने, जो अपोजिशन में है इस देश में, तो उस मांग को तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्वीकार किया। कहा साहब ठीक है, हम जाति जनगणना कराते हैं, क्योंकि जाति जनगणना के बाद जो प्रतिफल उसके आएंगे उसका पता राहुल अखिलेश को भी है और उसका बहुत ज़्यादा नज़दीकी पता नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को है, अमित शाह को है और नड्डा को है। जो नीति नियामक हैं तत्व और व्यक्ति भाजपा में उन सबको है कि बहुत बड़ी संख्या में ओबीसी आएगा। ओबीसी इतनी बड़ी संख्या में आएगा कि फिर इस देश में मांग उठने लगेगी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं तो आज से नहीं पहले से कह रहा हूँ, आने वाले वर्ष आप देखिएगा, ये जो पंडित जी ठाकुर साहब जो इस वक्त वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में टॉप पर हैं, ये हाशिए पे जाएंगे। ओबीसी सेंट्रिक पॉलिटिक्स करना मजबूरी होगी आने वाले दिनों में, और मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये उसी दृष्टि से उठाया गया एक कदम हो सकता है, लेकिन यह कदम भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है और ख़ास तौर से 2027 के यूपी असेंबली जैसे एकदम इम्पॉर्टेंट चुनाव के पहले ये बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि इसको लेकर के जो कन्फ्यूज़न उठेगा उस कन्फ्यूजन की शक्ल करीब करीब उसी तरीके से होगी जो शक्ल हमने 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पहले और पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान देखी, जहां आरक्षण ख़त्म करने और संविधान बदलने की एक ऐसी हवा जिसने एक नया नैरेटिव सेट कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी उस कमाऊ पूत वाले राज्य में, यानी कमाऊ पूत में उत्तर प्रदेश को मानता हूँ कि इंडिया में कहीं से भी हार जाओ उत्तर प्रदेश में आप जीत जाओगे, उसको संतुलित करने के लिए उस पराजय को। तो उत्तर प्रदेश में आप उतने बड़े पैमाने पर उतने बड़े अंतर से चुनाव हार गए, जो अंतर आपका केंद्र में अपने दम पर, अकेले दम पर बहुमत साबित करने से कम रहा, उसने रोक दिया। तो इतनी बड़ी चोट आपको लग चुकी है, फिर ये भी खतरनाक किसी हो सकता है। तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये 2027 में योगी जी को झटका देने की तैयारी है। क्या ऐसा है कि केंद्र बनाम योगी चल रहा है इसी बहाने? हमें कह रहे हैं कि अगर केंद्र बनाम योगी चल भी रहा है तो कोई पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी है, जिसने लगातार जीत दर जीत दर जीत दर जीत का रिकॉर्ड बनाया है, आज़ाद भारत का इतिहास बदल दिया है, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक लगातार जो टारगेट करते हैं उसको पाते हैं, उस पार्टी का नेतृत्व या उस पार्टी के टॉप लीडर्स क्या एक व्यक्ति को डाउन करने के लिए एक राज्य की आहुति दे देंगे? और वो उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो प्रधानमंत्री बनाता है, जो तय करता है दिल्ली में किसकी गद्दी रहेगी, ये खाली हवाई बातें हैं। ये जो गॉसिप्स होते हैं उस तरह की बातें हैं। इस तरह की बातें वास्तव में राजनीति नहीं होती हैं। ठीक है, हो सकता है मान भी लें कि योगी को ऊपर के लोग ना पसंद करते हों, तो भी योगी की नापसंदगी के नाते वो कहेंगे हम उत्तर प्रदेश हार जा रहे हैं ताकि योगी घर बैठ जाएं। योगी को घर बैठाने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य जो राष्ट्रीय राजनीति का भविष्य तय करता है, उसको गंवाने की जहमत कौन उठाएगा, उसको गंवाने की बल्कि साजिश कौन रचेगा योगी के नाते इनको कर दें? हमको ऐसा नहीं लगता है। और योगी, जहाँ तक बता दूं, मैं फिर बता दूं, ये देश के सारे बड़े नेताओं को पता है कि योगी आदित्यनाथ की पैन इंडिया फॉलोइंग है। योगी आदित्यनाथ ने अपना पॉलिटिकल स्टेचर इतना ऊंचा कर लिया, इतना ऊपर बना लिया है कि योगी उस तरह के व्यक्ति नहीं रह गए हैं कि नड्डा हैं इनको कहीं वहाँ बैठ जाओ, फलाने हैं उनको कहीं यहाँ बैठ जाओ, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं आप बिहार में रहो, या जिस तरीके के निर्णय देखे गए हैं कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष राजनीति में, उस तरह का कैरेक्टर
और उस तरह की स्टेचर नहीं रह गया। अब वो उसी श्रृंखला में आते हैं योगी, जिस श्रृंखला में कुर्सियां लगती हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह आदि आदि की, नितिन गडकरी की, उसी श्रृंखला में आते हैं। आप उसके नीचे वाले पायदान में नहीं बैठा सकते हैं। योगी ने समय के साथ अपने आप को इतना पॉलिटिकली ग्रूम किया है, मैं ये शब्द इस्तेमाल करने के बजाय कहूँगा कि अपने स्टेचर को पॉलिटिकली इतना ऊपर उठा लिया है, मतलब डिफाइन किया है अपना पूरा ऑरा। हाँ, अब तो फिलहाल तो वही है। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी शंकराचार्य का विवाद हुआ माघ मेले में, और शंकराचार्य विवाद के बहाने फिर से योगी वर्सेस केशव, ऐसा एक परसेप्शन बना कि हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि योगी वर्सेस केशव परसेप्शन बना। कुछ मीडिया कुछ हिस्से में जरूर मैं देख रहा था, या स्वयं जो शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद हैं उन्होंने जिस तरह की बातें कही कि उस तरह से बन रहा, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन यह है कि राजनीति में प्रतिस्पर्धा तो होती है। जो शंकराचार्य के साथ हुआ सही होता? शंकराचार्य, देखिए मैं कह रहा हूँ शंकराचार्य आप हैं, आप इतने विद्वान हैं, आप धर्म के इतने ऊंची पायदान पर बैठे व्यक्ति हैं, करोड़ों अरबों आपके समर्थक हैं जैसा आप खुद दावा करते हो, तो साहब आपको अपना आचरण भी उसी प्रकार का रखना चाहिए। आप इतनी बड़ी जिद करेंगे, और जिद के बाद क्या हुआ? फाइनली हुआ क्या? जिस जिद पर अड़े थे वो जिद पूरी तो कर नहीं पाए। कौन हारा कौन जीता? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि जीते तो शंकराचार्य। किस लिए जीते पहले सुनते जाइएगा, इसको समझिएगा। शंकराचार्य जी जो चाहते थे, उनको जो पब्लिसिटी मिल गई, उनको योगी के खिलाफ बोलने की जो छूट मिल गई, मतलब अवसर मिल गया, मौका मिल गया, उसका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। एक यूट्यूबर से लेकर के बड़े बड़े चैनल्स को उन्होंने बाकायदा, इतना अगर वो चाहते अरबों खरबों रुपए खर्च करते तो भी इतनी पब्लिसिटी उनको नहीं मिलती। आज होनोलुलु से लेकर के और अमेरिका और लंदन से लेकर के लालगंज तक, आप जहाँ देखिए यूट्यूब खोलिए, वहाँ अभी मुक्तेश्वरानंद ही बोल रहे हैं। तो उनको स्नान करने में शायद उतना पुण्य लाभ नहीं प्राप्त होता जितना उनको सांसारिक लाभ ये इस स्थिति में प्राप्त हो गया। सुबह शाम 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे अनवरत अनथके जो चाहे बोल रहे हैं। क्या क्या नहीं बोल दिया भाई योगी आदित्यनाथ को उन्होंने। औरंगजेब से लेके बाबर से लेकर के अकबर से लेकर के जो उनके मन में आया बोला, शासन प्रशासन को जो मन में आया बोला। लेकिन शासन प्रशासन ने भी बहुत अच्छी तकनीक अपनाई। शासन प्रशासन मतलब सरकार। योगी जी तो एक बार कालनेमी बोले, वो भी बिना नाम लिए, लेकिन उनके शासन प्रशासन ने इतना किया कि जा बाबा तू थक जाएगा, हम तुमको थका डालेंगे ही। और उन्होंने यही किया, कोई मनाने नहीं गया साहब। और ये जो शंकराचार्य बाबा हैं अभी मुक्तेश्वरानंद, कहें जा तेरी ज़बान भी थक जाएगी बोलते बोलते, तुम्हें इतना मौका मिलेगा, तुम इतने चैनल्स पे आओगे, इतना मीडिया में आओगे कि तुम्हारा गला बैठ जाएगा बोलते बोलते, और तुम थक जाओगे धरना देते देते, हम नहीं आएंगे। फाइनली वही हुआ कि जब वो थक गए तब धरना उनका समाप्त हो गया कल, और उसके बाद चले गए। तो लाभ तो भाई देखिए तात्कालिक प्रभाव से शंकराचार्य जी को हुआ कि उनको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नहीं 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो भी शायद इतनी पब्लिसिटी नहीं पाते जितना उनको यहाँ मिल गई। और जो बाबा जिस प्रकार के हैं, उनका जो अतीत देखा गया है वो इसी प्रकार का है। को बोलने में, भाषण देने में, आरोप लगाने में और प्रचार पाने में मुझे लगता है कि ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो उनका भरोसा जीत गया। बाकी सरकार क्या है, सरकार को तो बहुत से लोग गाली गलौज देते रहते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अपोजिशन के लोग गाली देते हैं, जो सरकार को माँ बहन की गाली देते हैं वो आकर के सरकार में फिर मंत्री बन जाते हैं। ये भी देखा गया, 5-7 साल के भीतर देख लिए तो इस तरह के उदाहरण देखे गए। अभी भी सरकार में ऐसे मंत्री शामिल हैं जो 6 साल पहले 3 साल पहले गाली दिया करते थे। तो सरकार की तो आदत पड़ गई, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। लेकिन यह दोनों पक्षों के लिए एक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई थी, सरकार के लिए भी और शंकराचार्य के लिए भी। प्रतिष्ठा के मामले में, प्रतिष्ठा की लड़ाई के मामले में अगर उसको जिद पे ही आंका जाए
तो उनकी जिद हार गई शंकराचार्य की और सरकार की जिद। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त देने के लिए आपका। तो दर्शकों, आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी? बातचीत का कौन सा हिस्सा आपको सबसे मज़ेदार लगा, जिससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली, कोई वैल्यू मिला? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो अपने सगे संबंधियों रिश्तेदारों के साथ। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।